राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 31। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे पास श्रोडिंजर इक्वेशन है उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं जो थी फ्री पार्टिकल। और आज की जो हमारी एप्लीकेशन है वो सेकंड नंबर है जिसका नाम है वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। तो सबसे पहले आप पहली एप्लीकेशन देखो फ्री पार्टिकल। उसमें आप क्या देखोगे कि हमारे पास जो हमें एनर्जी मिलती है वो कॉन्टिन्यूअस मिलती है। मतलब फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, कॉन्टिन्यूअस मिलेगी। और वो एनर्जी हमें किससे मिली थी, वो एनर्जी हमें श्रोडिंजर इक्वेशन से मिली थी। मतलब हमने क्या किया था कि किसी फ्री पार्टिकल पे श्रोडिंजर इक्वेशन को अप्लाई किया लेकिन उससे एनर्जी हमें कॉन्टिन्यूअस मिली। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास जो प्लैंक्स को जो साइंटिस्ट था उसने बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटाइज्ड मिल सकती है भाई। लेकिन हमने क्वांटम मैकेनिक्स की ही थ्योरी है श्रोडिंजर इक्वेशन उसको अप्लाई किया। मतलब हम कह सकते हैं हमने क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई किया फ्री पार्टिकल पर, लेकिन फिर भी हमें कॉन्टिन्यूअस एनर्जी मिली थी। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता भाई कि हम क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करें और हमें कॉन्टिन्यूअस मिले, क्योंकि प्लैंक्स ने बताया था कि क्वांटाइज्ड ही मिलेगी। तो भाई हमें क्या करना पड़ा कि हमारे पास जो एनर्जी है उसको क्वांटाइज्ड बनाने के लिए, ठीक है, फ्री पार्टिकल के लिए तो क्वांटाइज्ड मिली नहीं, तो हमें क्या करना पड़ा, उसको क्वांटाइज्ड बनाने के लिए हमें बाउंड स्टेट को अप्लाई करना पड़ा भाई। ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ा, जो पार्टिकल है उसको बाउंड करना पड़ा। और इसी वजह से बाउंड होने की वजह से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्वांटाइज्ड मिलेगी। और यही जो हमारे पास हम देखेंगे जो वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है, ये एक एप्लीकेशन है। इससे हम देखेंगे कि जो हमें एनर्जी है वो रियलिटी में ही बाउंड मिलती है। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस जो हमारे पास ये टॉपिक है भाई, इसको क्या करेंगे, हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन के लिए होगा, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के लिए कवर करेंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन के लिए पढ़ेंगे। तो देखो भाई, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स ऑफ साइज l। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या भाई, कोई पोटेंशियल बॉक्स है, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। रिमेंबर क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है जिसका साइज क्या है, l है। ठीक है, उसमें कोई पार्टिकल है जिसका मास है m। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज वी एक्स होगा, जीरो कब होगा, जब हमारे पास जो लेंथ है वो जीरो से एल होगी, और इनफाइनाइट होगा अदरवाइज। अदरवाइज कहने का मतलब क्या है कि जीरो से एल लेंथ को छोड़कर, जीरो से एल लेंथ को छोड़कर हमारे पास जितना भी पार्ट बच गया वहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगर इसको भाई मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करूं तो कैसे कर सकता हूं, सबसे पहले मैं आपको थ्री डायमेंशन का एग्जांपल देता हूं। हमारे पास समुद्र बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, समुद्र में एक रूम बना देना है। ठीक है, रूम कहने का मतलब क्या है कि जो समुद्र का सरफेस होता है, ठीक है, वहां से लेके नीचे तक रूम बनाते जाओ। ठीक है, एल लेंथ का रूम, और जहां तक मिट्टी ना मिल जाए इमेजिन करते जाओ भी। ठीक है, तो पूरे समुद्र के बीच में हमने क्या किया, एक रूम बना दिया। ठीक है, उस रूम को हम क्या कहेंगे, हमारे पास उस रूम में हम कहेंगे कि पोटेंशियल क्या है, जीरो है, और अदरवाइज हर जगह पे पानी ही पानी है, तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल वो क्या है, इनफाइनाइट है। अब भाई इमेजिन करो आप लोग कि हमारे पास हमने क्या किया कि उस रूम में किसी एक आदमी को छोड़ दिया भाई अंदर। ठीक है, अब वो आदमी चाह कर भी उस रूम से बाहर नहीं आ सकता बिना किसी हेल्प के, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। देखो ये हमारे पास क्या है भाई, देखो हमने क्या किया, एक रूम बना दिया। ठीक है, अब देखो चारों तरफ पानी ही पानी है। अब ये कोई भी आदमी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। तो यही हमने क्या किया, अप्लाई किया भी क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहा गया है, तो यहां पर हमारे पास कोई भी एक फ्री पार्टिकल है जो कहां पर है, जीरो से एल लेंथ है, जहां पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है, इस स्पेस में है, और उसके आसपास हर जगह पे क्या पोटेंशियल इनफाइनाइट है। मतलब ये जो पार्टिकल ये बाउंड हो चुका है, ये इससे बाहर नहीं आ सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में मूव कर सकता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स इज जीरो। ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स क्या होगा, जीरो होगा। अब ये तो मैंने थ्री डायमेंशन के लिए बता दी, जो रूम मैंने बताया वो क्या है, थ्री डायमेंशन के लिए बताया, जो कि कल वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप आ जाओ वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्या होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक पतली सी लाइन ली है भाई। ठीक है, एक पतली लाइन, लाइक एक पतली सी रोड। ठीक है, एक वन डायमेंशन लिया है सिर्फ। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, किसी पार्टिकल को छोड़ दिया अंदर। ठीक है, अब देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से।
आई होप आपको ये समझ में आ गया भाई, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ये समझनी जरूरी है कि हमारे पास ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने ली है v बराबर है 0 और v बराबर इनफाइनाइट, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि 0 से l लेंथ तक हमारे पास जो पोटेंशियल है वो 0 है, मतलब पार्टिकल यहाँ पर क्या फ्री है। पोटेंशियल 0 होने का मतलब क्या है कि उस पार्टिकल पर फोर्स 0 लग रहा है, और अदरवाइज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये पार्टिकल हमारे पास इस तरफ में जा ही नहीं सकता है, ठीक है। और मैंने एग्जांपल भी दे दिया भाई अच्छे वाला। तो सम कंडीशन आर अप्लाइड ऑन द बॉक्स, मैंने जो ये कंडीशन अप्लाई की है इसमें यही बताया जाएगा कि ये पार्टिकल बाहर नहीं आ सकता इस बॉक्स से। द वॉल ऑफ द बॉक्स आर नॉन पेनिट्रेबल, नॉन पेनिट्रेबल मतलब पेनिट्रेट नहीं कर सकता, सो डेट देर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स, मतलब पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स आ ही नहीं सकता। पार्टिकल इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स ओनली, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के अंदर रहेगा। फिर देखो, द वॉल ऑफ द बॉक्स आर रिज्ड एंड परफेक्टली इलास्टिक, so that total energy E of the particle remains constant as the particle rebound with the same kinetic energy after making the elastic collision with the wall। यहाँ पर क्या कहा गया कि हमारे पास जो दीवार है वो परफेक्टली इलास्टिक है भाई। तो हमारे पास कोई अब ये पार्टिकल फ्रीली है भाई, ये इन दीवारों से टकराएगा, ठीक है। टकराएगा तो हमें सीधी सी बता भाई कि अगर कोई भी पार्टिकल दीवार से टकराता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, कब, जब इन इलास्टिक होता, ठीक है। अगर इन इलास्टिक होता तो एनर्जी क्या होती, कम होती। बट इस यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड होती है। वो जैसे हमारे पास टकराने से पहले जो पार्टिकल की एनर्जी थी, टकराने के बाद भी वही रहेगी। तो इसमें हमारे पास ये बात कही गई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स इज 0, ये मैंने बता दिया कि हमारे पास जो पार्टिकल है आउटसाइड द बॉक्स, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब देखो भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर हम निकालेंगे कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होगी, कब, जब हम पार्टिकल को बाउंड कर देते हैं। क्योंकि हमने फ्री पार्टिकल के लिए निकाली थी, वहां पर जब हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज किया था तो वहां पर तो हमें कॉन्टिन्यूअस एनर्जी मिली थी। अब हम क्या चाहते हैं कि बाउंड पार्टिकल पे हम क्या निकाले, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्लाई करें और देखें कि हमें एनर्जी कैसी मिलती है, क्वांटाइज्ड मिलती है कि फ्री मिलती है, ठीक है। अगर हमें एनर्जी क्वांटाइज्ड मिल गई तो ये बात अपने मन में बिठा लेना भाई कि हमारे पास कोई भी अगर बाउंड पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी ऑलवेज क्वांटाइज्ड ही मिलेगी। ओके, तो देखो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू ई माइनस वी एक्स इंटू साई एक्स बराबर है 0। ये मैंने हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट किया था उसका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने ये निकाल के दिखा था कि हमारे पास जहां पर भी हम एप्लीकेशन में श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे तो यही फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो आप भाई इसको कम से कम जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको तो स्टार्टिंग से देखते आओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर किसी को समझ में आ रहा है तो यहाँ से कंटिन्यू करें, अगर जिसको ये लगता है कि ये फॉर्म आई कहाँ से तो आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, ठीक है। तो वी नो इनसाइड द बॉक्स वी एक्स क्या होगा, 0। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं इनसाइड द बॉक्स वी एक्स क्या है, 0। हम सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट उठा के चलेंगे भाई, 0 से L। क्यों, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इस स्पेस में होगा। यहाँ पर भी 0 है, पार्टिकल के पास जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी 0 है, तो इनके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल सिर्फ यहाँ पे है तो सिर्फ यही की बात करेंगे। तो Vx बराबर क्या है, 0 है। तो हमने Vx की जगह पे 0 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या गया, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर साई एक्स बराबर है 0। इस पार्ट को हम क्या मानते थे, k मानते थे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इतना बताया, इतनी फॉर्म आई थी हमारे पास, वहां पे 4 से 5 फॉर्म आई थी। वहां पर मैंने बताया था कि इसको हम k क्यों मानते हैं, प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू इसको क्यों मानते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स बराबर है 0, वेयर के स्क्वायर क्या है, 2m अपॉन एच बार स्क्वायर हो गया। तो के क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर हो जाएगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, देखो भाई इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा इजी मिलेगा, ठीक है। इससे भी मैंने आगे निकलवा के दिखा रखा है कि इससे भी हम सोल्व कर सकते हैं और इससे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला उठा के चलते हैं क्योंकि इससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजिली निकल जाएगा। तो साई एक्स बराबर हो जाएगा a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स हो जाएगा, वेयर a एंड b क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। देखो आगे,
द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ए एंड बी आर डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन से इनको डिटरमाइन कर लेंगे। एट इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव फंक्शन शुड बी जीरो। ठीक है, ये हमने क्या कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने ये टॉपिक किया था एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, तो हमने वहां पर पढ़ा था कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होंगी जहां पर वेव फंक्शन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो वहां पर एक कंडीशन यही थी कि जहां पर भी हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल होगा वहां पर वेव फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल के ऊपर वेव फंक्शन क्या होता है भाई, जीरो होता है। तो जीरो देखो x बराबर है जीरो के ऊपर क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। x बराबर एल के ऊपर भी क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो x बराबर जीरो और x बराबर एल पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो एट x बराबर जीरो एंड एल बराबर है जीरो, सॉरी x बराबर जीरो एंड एल पर जो साई x है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो एक कंडीशन तो ये बन गई कि x बराबर जीरो पे जीरो हो गया, एक कंडीशन ये बन गई कि x बराबर एल पर क्या होगा, जीरो होगा। तो यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x बराबर जीरो पर साई x क्या है, जीरो है। तो x बराबर जीरो पर साई x क्या है, जीरो दे रहा है। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखो साई जीरो बराबर है ए साइन के जीरो प्लस बी कोस के जीरो, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, साई जीरो हमारे पास जीरो है बराबर जीरो हो जाएगा प्लस बी कोस जीरो, यहाँ से बी की वैल्यू मिल गई, जीरो मिल गई। ओके, हमने बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम ए को फाइंड आउट करते हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड में पुट करोगे बी बराबर जीरो, तो साई एक्स क्या बच जाएगा, ए साइन के एक्स बच गया। तो यूजिंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हैं। x बराबर एल पर हमारे पास जो साई एल वो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब x बराबर एल पर वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन में x की जगह पे एल पुट कर दो। तो साई एल बराबर होगा ए साइन के एल, साई एल की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जीरो बराबर हो गया ए साइन के एल। अब देखो भाई ए भी जीरो हो सकता है और साइन के एल भी जीरो हो सकता है। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा, अब हमें माइंड लगाना पड़ेगा कि ए जीरो क्यों नहीं हो सकता। अब देखो भाई हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो सिर्फ ये बचा हुआ कि साई एक्स बराबर है ए साइन के एक्स। ये वेव फंक्शन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये वेव फंक्शन हम निकाल रहे हैं जीरो से एल लेंथ के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं, जीरो से एल लेंथ पे जो हमारा बॉक्स है उसके लिए निकाल रहे हैं। और उसमें हमें पता है कि पार्टिकल 100% होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल बाहर तो जा नहीं सकता, तो पार्टिकल बॉक्स में ही होगा, ये सबको पता है। तो देखो अगर मैं a बराबर जीरो लूंगा, ठीक है, मैंने क्या किया, a बराबर है जीरो लिया, तो a बराबर जीरो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो इस साई एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मोड ऑफ साई एक्स का स्क्वायर, ये क्या होती है प्रोबेबिलिटी। साई एक्स जीरो है तो मोड ऑफ साई एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो हो गया। मतलब क्या लाइन आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स जीरो, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो पार्टिकल वो बॉक्स के अंदर ही है। तो इसलिए ए तो जीरो हो नहीं सकता भाई, बिकॉज इफ ए बराबर है जीरो देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ से हमारे पास साई एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब साई स्क्वायर एक्स भी जीरो हो गया। मतलब क्या हो गया, probability of finding the particle inside the box is zero, which is not possible because we know particle lie inside the box, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल वो बॉक्स के अंदर ही है। तो अगर ए जीरो नहीं है तो साइन के एल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए साइन के एल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो साइन के एल को हम क्या लिख लेंगे, साइन के एल बराबर हो जाएगा साइन एम पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अगर इंटीजर जैसे साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, देखो तो हमारा जो साइन के एल है भाई वो क्या हो गया, साइन एन पाई के बराबर हो गया। तो के एल बराबर क्या आ गया, एन पाई आ गया। अब के बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई अपोन में एल हो गया, वेयर एन बराबर है 1 2 3। ठीक है, अब मैं ये भी बताऊंगा कि हमने जो एन है वो जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमने जो एन है उसको जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया, एन को 1 से ही क्यों स्टार्ट किया। ठीक है, ये मैंने आगे डिस्कस कर रखा, भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो रिमेंबर क्या रखना है, इस टॉपिक में 1 डायमेंशनल बॉक्स में जो एन है वो 1 से स्टार्ट होता है। एन बराबर क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई एन पाई अपोन में एल। तो हमारे पास साई एक्स बराबर क्या था, ए साइन के एक्स था, तो के की जगह पे एन पाई बाई एल पुट कर देंगे। तो साई एक्स बराबर आ गया ए साइन एन पाई एक्स बाई एल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वेव फंक्शन आ गया भाई। ठीक है, ये जो हमारा वेव फंक्शन आया ये अननॉर्मलाइज्ड है, मतलब ये क्या है, अभी नॉर्मलाइज्ड नहीं है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू का पता नहीं है। तो इसको नॉर्मलाइज्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाएगा फॉर 1 डायमेंशन इनफाइनाइट बॉक्स के लिए। ठीक है, ए की वैल्यू का आएगी √2/L आएगी। तो देखो निकालते हैं,
टू एवेलेट द कांस्टेंट ए वी अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या लगा देंगे? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देंगे। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज यूनिटी होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई, अब हम क्या लेके चलेंगे, सिर्फ बॉक्स की बात करें क्योंकि पार्टिकल कहाँ पे है? बॉक्स में है। ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स तो क्या जीरो है, तो बाहर की तो बात करना कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल तो बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स की बात करेंगे। बॉक्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से L तक है। तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स बराबर है 1। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। और नॉर्मलाइज्ड भी हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा वेव फंक्शन है वो हमें क्या दे? प्रोबेबिलिटी यूनिटी दे। ठीक है, हाँ, ये कहीं पर भी जैसे आप लोगों को ये देखना है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लो। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 से L मोड ऑफ साई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है 1। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। तो साई एक्स की वैल्यू कितनी है? ए साइन की एक्स है, मोड स्क्वायर है, डी एक्स बराबर है 1 है। ए क्या कांस्टेंट है? बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से L साइन स्क्वायर की एक्स डी एक्स बराबर 1 हो गया। साइन स्क्वायर का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे? ब्रेक कर लेंगे। क्या होता है साइन साइन स्क्वायर थीटा? क्या होता है? 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है। तो हमारे पास क्या लिख देंगे? 1 माइनस कोस 2 के एक्स अपॉन में 2 हो गया। डी एक्स बराबर 1 है। 1 का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, कोस 2 के एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से L डी एक्स माइनस 0 से L कोस 2 के एक्स डी एक्स बराबर 1 हो गया। डी एक्स का करेंगे तो एक्स आएगा, लिमिट है 0 से L, माइनस कोस 2 के एक्स का करेंगे तो साइन 2 के एक्स आ जाएगा। 2 के एक्स का करोगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 के 0 से L हमारा क्या हो गया? लिमिट हो गया 1 हो गया बराबर में। ठीक है, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। अपर लिमिट L माइनस का 0 हो गया, माइनस 1/2 के है। अपर लिमिट है L, लोअर लिमिट है 0। तो हमने क्या किया? अपर और लोअर लिमिट को पुट किया। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ये तो बेसिक कैलकुलेशन भाई, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? फटाफट करा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा L माइनस 1/2 के साइन 2 के L बराबर है 1 आ गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाई 2 L माइनस साइन 2 n पाई अपॉन 2 के बराबर है 1। हमारा हमने क्या किया? के एल की जगह पे वैल्यू पुट कर दी n पाई की। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हम पहले निकाल चुके हैं, जो के एल है वो किसके बराबर था? n पाई के बराबर था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर L अपॉन में 2 आ जाएगा बराबर है 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो साइन 2n पाई है, मैंने बताया था कि साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो यहाँ पर साइन जो हमारा 2n पाई है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो सिंपल क्या बच गया? ए स्क्वायर L अपॉन में 2 बच गया बराबर है 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? √2/L आ गई। तो साई एन एक्स बराबर क्या आ गया? √2/L साइन n पाई एक्स अपॉन में L आ गई। इसको अपने माइंड में सेट कर लो, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, कई क्वेश्चनों में गिवन नहीं होता है, सीधा ये बताया जाएगा 1 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है। तो आपको रिमेंबर रखना है कि 1 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है? √2/L साइन n पाई एक्स अपॉन में L होता है। वे हर n बराबर क्या होता है? 1 2 3 होता है। ये तो हमने निकाल दिया भाई वेव फंक्शन। ठीक है, लेकिन जो हमारा टॉपिक का जो मेन मोटिव है, मेन मोटिव क्या था? कि एनर्जी क्वांटाइज्ड मिलेगी या कॉन्टिन्यूअस मिलेगी, मेन मोटिव था भाई वो। ठीक है, ये तो हमने वेव फंक्शन निकाल दिया। अब मेन मोटिव पे आते हैं। ठीक है, कि क्या निकालना है? एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्वांटाइज्ड मिल रही है या कॉन्टिन्यूस मिल रही है। के बराबर क्या था भाई? n पाई अपॉन में L मिल रहा था। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, के स्क्वेयर हो जाएगा हमारा n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर अपॉन L स्क्वेयर। के स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 2me अपॉन में h बार स्क्वेयर। स्टार्टिंग में आई थी कि हमने लिखा था के बराबर था √2me अपॉन h बार स्क्वेयर लिखा था। तो के स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 2me अपॉन h बार स्क्वेयर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर अपॉन L स्क्वेयर हो गया। यहाँ से e की वैल्यू निकालो, e क्या आ गया? n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h बार स्क्वेयर अपॉन 2ml स्क्वेयर। तो ये हमारी क्या आ गई? एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई, जो कि क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज कहने का मतलब क्या है? n बराबर 1 पर हमें क्या मिलेगा? पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। n बराबर 2 पर कुछ मिलेगी, n बराबर 3 पे कुछ मिलेगी। हमारे पास ये जैसे कॉन्टिन्यूस मिले, कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू ही मिलेगी। जो क्वांटाइज्ड है वो क्या होती है? एक फिक्स्ड वैल्यू ही होती है उसको। ठीक है, मतलब हमारे पास ये नहीं मिलेगी कि हमारे पास n बराबर 1 पे मिल गई, 1.1 पे, 1.2 1.3 ऐसे नहीं मिलेगी। n बराबर 1 पे मिलेगी, 2 पे मिलेगी, 3 पे मिलेगी। ठीक है, बीच के टर्म्स पे नहीं मिलेगी, कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी? क्वांटाइज्ड ही मिलेगी। सो द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट बॉक्स इज क्वांटाइज्ड होगा एंड डिपेंड ऑन मास एंड लेंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू है वो क्या होती है? n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h बार स्क्वेयर अपॉन 2ml स्क्वेयर होती है। ठीक है, अगर आप h बार की जगह पे h अपॉन 2 पाई पुट करोगे तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो दोनों फॉर्मूले भी याद रख सकते हो या ये भी रख सकते हो। एच बार क्या होता है, एच अपॉन में 2 पाई होता है। तो यहाँ से हमने भाई 2 फॉर्मूले सीखे हैं, ठीक है। एक तो हमने वेव फंक्शन पढ़ा, वेव फंक्शन क्या होता है, √2/L साइन n पाई x अपॉन L होता है। एक एनर्जी आइगन वैल्यू पढ़ा, क्या होती है, n² पाई² h बार स्क्वायर अपॉन 2ml² होता है, ठीक है। और एक तीसरी बात क्या पढ़ी है कि जहां पर भी बाउंड स्टेट होगी, मतलब पार्टिकल क्या होगा, बाउंडेड होगा, वहां पर जो हमें एनर्जी मिलेगी वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड ही होगी, ठीक है। तो देखो ये तो हमने एनर्जी पढ़ा भाई। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं टॉपिक को। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स क्या होता है, एच बार की होता है, ठीक है। क्या होता है, पीएन क्या होगा, एच बार की होगा। ये स्टार्टिंग वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं भाई कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एच बार की होता है। तो पी एन क्या हो जाएगा, एच बार क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में 2 पाई लिखेंगे, की वैल्यू क्या लिखेंगे, एन पाई अपॉन में एल लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे क्योंकि हमारे पास के एल बराबर एन पाई होता है तो के क्या हो जाएगा, एन पाई अपॉन एल हो जाएगा। तो पाई से पाई कट हो गया, तो पी एन की वैल्यू क्या होगी, एन एच अपॉन में 2 एल हो गई। यहाँ पर भी क्या है, एन है और एन की वैल्यू है 1 2 3। तो हम कहेंगे कि मोमेंटम भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है, ठीक है। दो बातें पढ़ी, एनर्जी भी क्वांटाइज होती है और मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है। अब आगे देखो, thus we find that energy and momentum of particle in a box consist of a set of discrete value मतलब quantized value, ठीक है, corresponding to different value of n where द नंबर n इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। जो n हमारे पास उसको क्या कहेंगे, क्वांटम नंबर कहेंगे। डिफरेंट वैल्यू ऑफ n पर हमारे पास जो एनर्जी और मोमेंटम है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। दस मोमेंटम एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन द बॉक्स क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास n बराबर है 0 क्यों नहीं लिया हमने, ठीक है। n बराबर 1 से क्यों स्टार्ट किया, ये भी भाई हमारे पास थ्योरी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो n है वो 0 क्यों नहीं होता है। तो देखो हमें पता है एनर्जी क्या होती है भाई, n² पाई² h बार स्क्वायर अपॉन 2ml² होती है और मोमेंटम क्या होता है, NH अपॉन में 2l होता है, ठीक है, ये होता है। तो इससे भी सोल्व कर सकते हैं, इससे भी सोल्व कर सकते हैं। पहले मोमेंटम से करते हैं। इफ n बराबर है 0 ले लेते हैं, मान लिया हमने क्या किया, n को 0 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो E भी 0 हो गई और Pn भी 0 हो गया, मतलब एनर्जी भी 0 हो गई और मोमेंटम भी 0 हो गया। तो देखो इफ मोमेंटम इज 0, मोमेंटम अगर 0 होगा देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 0 हो जाएगी। मतलब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p² अपॉन 2m होता है। That is the particle is a rest for all times which is not possible for quantum particle। ये बात रिमेंबर रखो कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल कभी भी रेस्ट पर नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। ये बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है वो कभी भी रेस्ट में नहीं मिलेगा, ऑलवेज मोशन में ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम n की जगह पे 0 पुट करते हैं तो उसका मोमेंटम में 0 मिलता है, मतलब हमारे पास वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर हो ही नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की 0 हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि n को हम 0 नहीं ले सकते। दूसरा तरीका समझो कि मैं अगर n को 0 लेता हूं तो एनर्जी 0 हो जाती है। देन एनर्जी बिकम 0 विच इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारा क्वांटम पार्टिकल है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी 0 नहीं हो सकती। द एनर्जी ऑफ क्वांटम पार्टिकल कैन नेवर बी 0 ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसलिए हम n को 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम n को 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ओके। अब देखो भाई अगर हम n बराबर है 1 लेते हैं तो हमें एनर्जी क्या मिलती है, E1 बराबर मिलेगी पाई² h बार स्क्वायर अपॉन 2ml²। अगर हम n बराबर 2 लेते हैं तो हमारे पास E2 क्या मिलेगी, n² था ना हमारे पास, तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पाई² h बार स्क्वायर अपॉन 2ml² हो जाएगी। n बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 पाई² h बार स्क्वायर अपॉन 2ml² हो जाएगा। अगर इसको आप E1 मानते हैं तो ये 4E1 हो गया, ये 9E1 हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये हमारे पास जो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनर्जी स्पेक्ट्रम ये E1 हो गई, ये 4E1 हो गया, ये 9E1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से एनर्जी आइगन वैल्यू को सेट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम में, ओके भाई। तो इसको भी थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिर कल की वीडियो में नहीं तो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो देखो 0 पॉइंट एनर्जी फॉर ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। ये कह रहा है कि 1 डायमेंशनल बॉक्स में 0 पॉइंट एनर्जी निकालो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो 0 पॉइंट एनर्जी उसको मिनिमम एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी है वो क्या होती है, ग्राउंड स्टेट को ही क्या कहेंगे, मिनिमम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट होती है n बराबर 1 पुट करने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। n बराबर है 2 पुट करने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और n बराबर 3 पुट करने से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन।
तो वी नो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 1 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है n की, वो 1 है। तो हमारे पास n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर आएगा। द मिनिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर एंड नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी, और इसी को हम क्या कहेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी कहेंगे। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉक्स इज रिड्यूस टू 0 केल्विन, ठीक है। क्लासिकली मैं बता देता हूँ, अगर क्लासिकली वैसे देखो भाई, क्लासिकली हम जो टेम्परेचर है उसको 0 नहीं कर सकते, ठीक है, 0 केल्विन कर ही नहीं सकते, ये थर्मोडायनामिक में आप पढ़ोगे। बट ये कह रहा है कि अगर हम मान लेते क्लासिकल में पार्टिकल को 0 कर भी देते हैं तो जितने भी पार्टिकल वो सारे सीज हो जाएंगे, मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। ये क्लासिकली बता रहा हूँ, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर क्वांटम मैकेनिकली आप टेम्परेचर 0 भी कर देते हो तो भी हमारे पास जो पार्टिकल है उसके पास जो मिनिमम एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर एंड विल नॉट बी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकती क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी। ओके, तो देखो भाई, ये इसको हम क्या कहेंगे, ग्राउंड, इसको हम कहेंगे 0 पॉइंट एनर्जी, और इसको आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कह सकते हो। इसका प्रूफ देख सकते हो आप। वी नो साइन एन एक्स बराबर होता है अंडर द रूट 2/L होता है, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, और सारे का अंडर द रूट। इसी प्रकार डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर द रूट पी एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ये पी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और ये पी एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर है। ओके, तो हमें पता भी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच बार बाई 2 होता है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स बराबर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एच अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। एच बार क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा h/2 1/2 पाई होगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, h/2 अपॉन में 2 पाई लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेटली h/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली h/2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी हमारे पास ए और बी दो पार्टिकल है भाई, ठीक है, या पार्टिकल कह लो या यार कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ए की वैल्यू कुछ है, बी की वैल्यू कुछ है, ठीक है। तो मान लेते हो उनका जो प्रोडक्ट है वो 5 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ए और बी की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 से तो ऑलवेज ग्रेटर ही होगा। अगर ए बी का प्रोडक्ट 5 के इक्वल है तो सीधी सी बात है 5/2 से तो ऑलवेज ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर h/2 के इक्वल है तो h/2 अपॉन 2 पाई से तो ऑलवेज ग्रेटर ही होगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, अज्यूम किया भाई, क्योंकि हमारे पास हमें क्या निकालना है, 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है। ओके, तो हमने क्या, इसलिए हम इक्वल लेके चल रहे हैं, हमें इक्वल लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं निकाल, सॉरी इसमें हमारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल टू है इस फॉर्म में नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने क्या किया, इक्वल टू मान लेते हैं हम h/2 के, ठीक है। ये कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो वी नो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स बराबर क्या है, एल है, ठीक है। डेल्टा एक्स बराबर एल क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ से 0 से एल तक पार्टिकल कहीं पर भी मिल सकता है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है भाई, एल है, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा एक्स बराबर एल दे रखा है, तो हमने डेल्टा एक्स की जगह पे एल पुट किया, तो एल डेल्टा पी एक्स बराबर हो गया h/2 हो गया। यहाँ से डेल्टा पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/2l हो जाएगी। तो देखो आगे हमें क्या मिला भाई, डेल्टा पी एक्स मिल गया, h/2l हो गया। तो E बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर x/2m प्लस में वी एक्स होता है। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी चल रही है, वी एक्स कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। तो E सिर्फ क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर एक्स अपॉन में 2m बच जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई मिनिमम। ई मिनिमम को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2m हो जाएगा। डेल्टा पी एक्स की वैल्यू क्या है, h अपॉन में 2l है। तो हमने पुट की तो हमें क्या मिल गया, ई मिनिमम मिल गया, h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर मिल गया। और ये क्या होती है, हमारी 0 पॉइंट एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, h बार स्क्वायर, इस फॉर्म में पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हो h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी कहेंगे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया भाई। ओके, अब देखो भाई हमारे पास हम ग्राउंड स्टेट फर्स्ट
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी और वेव फंक्शन को लिख देते हैं। तो हमारे n बराबर 1 होगा तो हमें ग्राउंड स्टेट मिलेगी, 2 होगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और 3 होगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मिलेगा। तो हमने क्या किया, साई 1 क्या मिल जाएगा, √2/L sin πx/L, n की जगह पे 1 पुट किया, यहाँ पर n की जगह पे 2 पुट करेंगे, n की जगह पे 3 पुट करेंगे। इसी प्रकार ये एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, और इसको अगर ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए देख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए हमें क्या मिलेगा, आप देखो ऐसे चेक करना भाई। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखा है, आपको चेक कैसे करना है। ग्राउंड स्टेट के लिए आपको x बराबर 0 पे चेक करो, L/2 पे चेक करो और L पे चेक करो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, x बराबर है 0 पे चेक करो, L/4 पे, 2L/4 पे, 3L/4 पे, 4L/4 पे। 2L/4 क्या हो गया, L/2 और 4L/4 क्या हो गया, L हो गया। इसी प्रकार सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर चेक करना है, x बराबर 0 पे चेक करो, L/6 पे, 2L/6 पे, 3L/6 पे, 4L/6 पे, 5L/6 पे, 6L/6 पे। अगर आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट निकालना है तो x बराबर 0, L/8, 2L/8 ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, तो देखो भाई हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हम क्या चेक करेंगे, x बराबर है 0 पे चेक करते हैं। यहाँ पर x की जगह पे ग्राउंड स्टेट में x की जगह पे 0 पुट करो तो आप देखोगे sin1x बराबर 0 मिल रहा है। x बराबर L पे, x बराबर L पुट करोगे तो साइन पाई बचेगा, साइन पाई क्या होगा, 0 होगा। x बराबर है L/2, x बराबर है L/2 पुट करोगे तो साइन π/2 बने मिलेगा। ठीक है, तो साइन π/2 1 होता है, तो साइन 1 की वैल्यू क्या होगी, √2/L हो गई। तो हमारा देखो ये ग्राउंड स्टेट मिल गया। x बराबर 0 पे साई x की वैल्यू क्या है, 0 है। x बराबर L के ऊपर भी साई x की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन x बराबर L/2 के ऊपर जो साई x है वो क्या मिल रहा है, √2/L मिल रहा है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ऐसी ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। सिमिलरली आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या पुट करोगे, x बराबर है 0, x बराबर 0 इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे पुट करो। x बराबर 0 पुट करोगे तो साई 2 क्या मिल जाएगा भाई, हमारे पास साइन 0 0 हो जाएगा। x बराबर है L, x बराबर है L पुट करोगे आप, यहाँ पे x बराबर L पुट कर दो तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 2π, साइन 2π भी क्या होता है, 0 होता है। फिर x बराबर है L/2 पुट कर दो। ठीक है, L/2 पुट करोगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन पाई बचेगा, साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है। फिर x बराबर है L/4 पुट कर दो भाई। ठीक है, L/4 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आपने L/4 पुट किया तो π/2, साइन π/2 1 होता है, तो साइन x2 कितना हो जाएगा, √2/L मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3L/4 पुट कर दो और 3L/4 पे क्या मिलेगा, माइनस का -√2/L बच जाएगा। ठीक, क्योंकि साइन 3π/2 कितना होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो देखो अब ये हमने सारा पुट कर दिया भाई। यहाँ पे आप जब सारा पुट कर दोगे ना तो ये ग्राफ इस प्रकार बनेगा। इसी प्रकार अगर आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट निकालना चाहते हो तो n बराबर है 0 पुट करो, L/6 पुट करो, 2L/6 पुट करो, 3L/6 पुट करो, 4L/6 पुट करो और 5L/6 पुट करो और 6L/6 पुट करो। इसमें जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा ऐसे वाला। ठीक है, तो आप पुट करके ये निकाल सकते हो इजिली। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x बराबर है L/2, x बराबर है L/2 के ऊपर हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम होती है। सिमिलरली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0 एट x बराबर है L/2। ठीक है, L/2 के हमारे ऊपर हमारे पास क्या होता है, 0 होती है। देखो ग्राउंड स्टेट तो ये हो गई, ग्राउंड स्टेट में x बराबर L/2 के ऊपर ये मैक्सिमम है। ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में x बराबर L/2 के ऊपर ये क्या है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास जो ग्राफ ये नीचे की तरफ गया हुआ था अब ये लाइन के ऊपर ही रहेगा, इसको नेगेटिव नहीं बना सकते। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है, मोड ऑफ साई एक्स का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास साई एक्स में हमें मिल रहा था √2/L, तो प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2/L हो जाएगा। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए ये हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ऐसे बन जाएगा, इससे ऊपर ही आएगा, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने वैल्यू भी पुट कर रखी है, 0 पे ये L/6, 2L/6, 3L/6, 4L/6, 5L/6, 6L/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, L ही बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई ये हमने ग्राफ भी बना लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ये भी ग्राफ डायरेक्ट याद होने चाहिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ तक कि नेट JRF में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे और कहेंगे कि हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 1 डायमेंशन इनफाइनाइट बॉक्स में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कौन सा ग्राफ है। 4 ग्राफ दे देंगे और उसमें से एक ऑप्शन ये मिलेगा, तो ये ग्राफ हमारा करेक्ट होगा। तो देखो
अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज सेम एवरीवेयर इन बुक्स। यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारे पास मान लेते हैं अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ, क्लासिकल मैकेनिक्स इज द प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास क्या होता है, कोई भी पार्टिकल यदि रूम में है तो उसका हर जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है भाई, ठीक है। यहाँ पे तो देखो L/2 पे मैक्सिमम है, लेकिन x बराबर 0 और x बराबर L के ऊपर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होगा, हर जगह पे बराबर मिलेगी, ठीक है। x बराबर 0 पर भी उतना ही पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी जितनी x बराबर है L/2 पे होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज सेम एवरीवेयर इन बॉक्स, दैट इज आइडियल गैस इन बॉक्स होता है, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई क्लासिकल मैकेनिक्स, इसलिए यह जो कंसेप्ट है ये क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि क्लासिकल मैकेनिक्स अगर इस पे हम अप्लाई करते तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो कॉन्टिन्यूस मिलती है, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिक्स से हमें जो एनर्जी मिल रही है वो क्या है, क्वांटाइज्ड मिल रही है। अकॉर्डिंग टू बोर व्हेन n बिकम वेरी लार्ज, मान लेते हैं n क्या है, वेरी लार्ज हो जाता है, देन क्वांटम मैकेनिक्स बिहेव लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स, तब क्वांटम मैकेनिक्स क्या करेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह बिहेव करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स चेंज इनटू क्लासिकल मैकेनिक्स व्हेन n इज वेरी लार्ज। अब देखो भाई n बराबर जब 1 था तो हमें एक ये मिल रहा था, n बराबर 2 था तो हमें ऐसे 2 मिल रहे थे, n बराबर 3 में हमें ऐसे मिल रहा था। अगर n बराबर इनफाइनाइट ले लेता हूँ, इनफाइनाइट के लिए हमें ऐसे मिलेगा, देखो ठीक है। यहाँ पर भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी ज़्यादा, यहाँ पर भी ज़्यादा, हर जगह पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा है। मतलब लाइक अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इस फॉर्म में बनेगा। और ये क्या ग्राफ है, ये ही क्लासिकल मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल के हर जगह पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर n बराबर है हमारा इनफाइनाइट होगा तो क्वांटम मैकेनिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस टॉपिक को हम देते हैं यहीं पर अल्प विराम। कल हम पढ़ेंगे नोड पॉइंट, एंटी नोड पॉइंट और 2 डायमेंशन के लिए और 3 डायमेंशन के लिए, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी भाई बहुत ज़्यादा लंबी। तो आप यहाँ तक पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।